आप सभी का उद्यमिता विषय के इस स्वयंमुख प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है महिला उद्यमी, महिला उद्यमिता। तो इस सत्र के उद्देश्य हैं, यानी इस सत्र को सुनने के बाद आप क्या-क्या समझ पाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले आप समझ पाएंगे कि महिला उद्यमी होती कौन है। इसके अलावा आप यह समझ पाएंगे कि महिला उद्यमिता को प्रभावित करने वाले घटक कौन-कौन से होते हैं। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे उन चुनौतियों का हल निकाला जाए या उनका क्या समाधान ढूंढा जाए जिससे कि महिला उद्यमी अच्छे से काम कर पाएं। यह सभी आज आप इस सत्र को सुनने के बाद समझ पाने में सक्षम होंगे। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। महिला उद्यमी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत योगदान देती हैं। उनकी भूमिका देश के विकास में अग्रणी रहती है। वे अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक कार्यों को बढ़ाती हैं और उनको दिशा भी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही वह न केवल अपने लिए कार्य ढूंढती हैं, अपना जीविका उपार्जन करती हैं, इसके अतिरिक्त वह देश में रोज़गार का सृजन भी करती हैं और इसके द्वारा लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान भी कर पाती हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। यानी यूँ कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं केवल घर नहीं संभालती हैं, बल्कि वह व्यवसाय को भी उतने अच्छे से संभालती हैं और अपने साथ साथ अन्य लोगों के जीवन का स्तर भी उठाने का प्रयास करती हैं। और उनके द्वारा खुद का रोज़गार तो तैयार होता ही है। इसके द्वारा वह काफ़ी सारे लोगों को काम सिखाती हैं और उन्हें देश के लिए उत्पादक बनाती हैं और उनका उपयोग करना सिखाती हैं। यानी अगर देश में जनसंख्या है या बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी कारण काम नहीं कर पा रही हैं, तो एक महिला उद्यमी उनको आगे बढ़ाती है, उनका उत्थान करती है, उन्हें काम सिखाती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कई सालों से पुरुषों का वर्चस्व रहा है, वहाँ पुरुष प्रभुसत्ता रही है, लेकिन आज वर्तमान समय में उन क्षेत्रों में भी महिला उद्यमी बराबरी से काम कर रही हैं और ग्राहक संतुष्टि में अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। भारत देश जिसमें लगभग 50 से 60% जनसंख्या युवाओं की है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी सारी है और महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बात का प्रमाण है कि महिला उद्यमिता किस तरीके से लोकप्रिय होती जा रही है। तो हर रोज़ जितने स्टार्टअप भारत में रजिस्टर होते हैं या कार्य कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश में कम से कम एक तो महिला निदेशक होती ही है, यानी महिला डायरेक्टर होती है। तो इस प्रकार यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उद्यमिता की जो विकास की राह भारत में चल पड़ी है या दुनिया के अन्य देशों में चल पड़ी है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और पीआईबी के अनुसार अगर कहा जाए तो 31 अक्टूबर 2024 तक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कम से कम एक महिला निदेशक वाली जो कुल 73,151 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है, यह सरकार द्वारा समर्थित 1,52,140 स्टार्टअप्स का लगभग आधा हिस्सा है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को गति देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। महिला उद्यमिता होती क्या है? तो महिला उद्यमिता से तात्पर्य है किसी भी महिला या महिलाओं के समूह द्वारा व्यवसाय के सृजन, प्रबंधन और विकास की प्रक्रिया को करने से है। यानी महिला उद्यमी वे महिलाएं हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों में नवाचार करती हैं, उसे आरंभ करती हैं, उसको अपनाती हैं, उसका प्रबंधन करती हैं। तो भारतीय सरकार ने महिला उद्यमिता की जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार महिला उद्यम वह है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण महिला के पास हो, जिसकी पूंजी में न्यूनतम 51% की वित्तीय हिस्सेदारी हो तथा जो सृजित रोजगार का कम से कम 51% महिलाओं को प्रदान करता हो। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महिला उद्यमिता का अर्थ है किसी भी व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों का संचालन, उसका नियंत्रण जब महिलाओं के हाथ में हो तो इसे महिला उद्यमिता कहा जाता है और इसमें महिला उद्यमिताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे ही उद्यम का संचालन करती हैं, उसका नियंत्रण करती हैं, उसमें निर्णयन करती हैं। तो महिला उद्यमिता इस तरीके से महिलाओं के स्वामित्व वाले उपक्रमों को कहा जाता है। कोई भी महिला उद्यमी क्यों बनती है या महिला उद्यमिता जो लगातार इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है या यूँ कहा जाए कि ऐसे कौन से कारक हैं जो महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे कारकों का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही
है। इसके साथ ही मुद्रास्फीति की दर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में परिवार के एक सदस्य का कमाना और पूरे परिवार का उस पर निर्भर रहना बहुत आसान नहीं है, और इसके चलते महिलाओं ने भी आर्थिक सशक्तिकरण को अपनाने के लिए या आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करने की सोच विकसित की है, और वो आगे आ रही हैं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए काम कर रही हैं, उद्यमिता को अपना रही हैं, जिससे कि वह आर्थिक रूप से सक्षम भी हो सकें और स्वतंत्र भी हो सकें। इसके अलावा जो दूसरा कारण है महिला उद्यमिता बढ़ने का, वह है शिक्षा। महिलाओं का बढ़ता हुआ शिक्षा का स्तर उनकी सोच का दायरा विकसित कर रहा है। महिलाएं लगभग, अगर भारत के जो कुल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उच्च शिक्षा में, उसमें बात की जाए तो उसमें लगभग 46 से 47% जो एनरोलमेंट है उसका प्रतिशत महिलाओं का है। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं अब तेज़ी से शिक्षित हो रही हैं, और यही शिक्षा ही है जो उनकी सोच के दायरे को बढ़ा रही है, उसको विकसित कर रही है और उनको कई सारे विकल्पों को खोजने के लिए बाध्य कर रही है। और वह न सिर्फ अपने लिए बेहतर विकल्पों को खोजती हैं, बल्कि अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनती हैं, जिससे उनके जीवन को वो और बेहतर बना सकें। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी प्रयासों में कोई कमी नहीं की है। तो सरकारी प्रोत्साहन भी एक बहुत बड़ा कारण है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का। सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर वह स्वयं का कार्य शुरू कर सकती हैं, स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। ये योजनाएं उन्हें कई सारे स्तरों पर सहायता प्रदान करती हैं, जो कि उद्यमिता के लिए आवश्यक हैं। जैसे बीज पूंजी की आवश्यकता की बात की जाए, या बात की जाए विपणन किस तरीके से किया जाना है, व्यवसाय में अगर वित्त की आवश्यकता है तो उसको कैसे पूरा किया जाना है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते वह इन योजनाओं का लाभ उठाती हैं और अपने उद्यम को, उपक्रम को वास्तविक स्वरूप प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर एक घटक और कहा जाए तो वो हम सभी से जुड़ा है, वह है अपनी पहचान बनाने के लिए। आज महिलाओं को ये मालूम है कि वह पुरुष की पहचान के साथ काम नहीं कर सकती, उनको अपनी अलग एक पहचान चाहिए, वो अपनी एक सेल्फ मेड आइडेंटिटी चाहती हैं, और यही कारण है वह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता चाहती हैं, बल्कि अपने लिए एक अलग पहचान, एक अलग मंच भी चाहती हैं, जिसके चलते उनके अंदर एक ऐसी भावना विकसित होती है कि नहीं, मुझे अपना अलग कुछ करना है, स्वयं को साबित करना है, और यही भावना उनको गौरवान्वित महसूस कराती है, और वो अपने लिए एक नया एक पहचान पाने के लिए एक नया सोच का दायरा विकसित करती हैं, और अपने उद्यम के द्वारा अपनी इस भावना को पूरा भी कर पाती हैं। अगर बात की जाए, अगला जो कारक है वह है आत्मनिर्भरता। महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, वह पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, वह ऐसे कार्य करना चाहती हैं जहां आज तक केवल पुरुषों का वर्चस्व रहा, यहाँ उनकी प्रभुसत्ता रही। वह चाहती हैं कि नहीं, वह अब पुरुषों से बराबरी से कंधा मिलाकर चलें, और यही कारण है वह आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, वह पुरुषों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती हैं। और यही आत्मनिर्भरता और जो स्वावलंबन है, आर्थिक स्वावलंबन है, उनको उद्यमिता की राह अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त जो अगला घटक है वह है नवीन सोच। हम जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी जब आती है वह नई पीढ़ी से हट के कुछ अलग सोच लेकर आती है, और जब पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलते हैं और नई पीढ़ी आके व्यवसाय को संभालती है या आगे बढ़ाती है, तो उनकी नवीन सोच का प्रभाव भी व्यवसाय में देखने को मिलता है, और यही बदलाव महिलाओं को प्रेरित करता है कि नहीं, वे भी अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से निभा सकती हैं और आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। जैसे बहुत से अगर घरेलू व्यवसाय की बात की जाए तो उसमें पहले महिलाओं का आना या व्यवसाय संभालना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, या ऐसी प्रथा नहीं थी। ये सोच अब बदल रही है। अब इस तरीके के व्यवसायों में महिलाएं भी आगे आती हैं और व्यवसाय को बराबरी से संभालती हैं। इस प्रकार महिला उद्यमिता के विकास और महिलाओं का उद्यमिता में लगातार बढ़ता योगदान जो है वह इन सभी कारकों के कारण है, जिससे देश और अर्थव्यवस्था को कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं, और वह लगातार लाभान्वित होते हुए विकास की राह पकड़े हुए हैं। अब आगे आते हैं, महिलाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चुनौतियाँ हर व्यवसाय में होती हैं, लेकिन चुनौतियों की जो संख्या है वह महिलाओं को पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली चुनौती जिसका उनको सामना करना पड़ता है वह है शिक्षा का अभाव। आंकड़े यूँ तो कहते हैं कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, लगातार उनका शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी भारत जो है वह गाँव में बसता है। बहुत बड़ा हिस्सा या तबका महिलाओं का ऐसा है जो शिक्षा से वंचित है। उनकी शिक्षा तक पहुँच अभी भी थोड़ी जटिल है, और उनमें कितना भी कौशल हो, वह कितनी भी कुशलता या दक्षता रखती हों, उनका शिक्षित न हो पाना कई बार उस इस अभाव के चलते उनके निर्णयन और प्रबंधन की प्रक्रिया को, या जो कौशल है उसको प्रभावित करता है, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है, और इसका जो असर है उनके प्रदर्शन पे दिखाई देता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ वह निर्णय ले सकती हैं, शिक्षा के अभाव में इसकी थोड़ी सी कमी हो जाती है। वित्त की कमी एक अगली चुनौती है जिसका उनको बहुत सामना करना पड़ता है। महिलाओं की पहचान का दायरा थोड़ा-सा सीमित होता है, उनकी नेटवर्किंग थोड़ी कम होती है पुरुषों के मुकाबले। इसके साथ ही जो निवेशक होते हैं, वह भी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने में थोड़ा-सा हिचकते हैं, या थोड़ा-सा उनको डर लगता है कि महिला उद्यम चला रही है तो इसमें पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए, जिसके चलते उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब वित्त नहीं मिल पाता तो लाज़मी सी बात है कि उनका आगे का व्यवसाय का जो विस्तार का प्लान है उस पे इसका प्रभाव सीधे रूप से दिखाई देता है। फिर जो अगली चुनौती है वह है पुरुष प्रभुसत्ता, जिसको अंग्रेज़ी में मेल डोमिनेंस कहा जाता है। महिलाएं पुरुषों की प्रभुसत्ता के बीच अपनी पहचान ढूंढती हैं, अपनी पहचान उन्हें उसके बीच रहकर बनानी होती है। कई बार ऐसा होता है, अ, अंग्रेज़ी में जिसे मेल ईगो कहा जाता है, पुरुषों का ईगो अगर हर्ट होता है तो वह उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या उनको उतना सहायता नहीं उतनी प्रदान करते जितनी कि वो हकदार होती हैं, या उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेने देते हैं, जिससे उनकी पूरी क्षमता बाहर निकल के नहीं आ पाती है। इसके अलावा एक और चुनौती है, वह है कड़ी प्रतियोगिता। महिलाओं को निरंतर बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, और अगर उनके पास पेशेवारिता प्रबंधन की कमी है तो उनको उचित रणनीति बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है कि किस प्रकार वह रणनीति बनाएं और अपने इस जो प्रबंधन की कुशलता है उसको आगे लेकर आएं और काम कर पाएं। तो कई बार जो कड़ी प्रतियोगिता है उसका सामना करने में जिस रणनीति को बनाना चाहिए, या प्रतियोगिता का कैसे काट निकाला जाए, अपनी पहचान कैसे बनाई रखी जाए, इसमें थोड़ी-सी जटिलता का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई या चुनौती का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, वह है विपणन में कठिनाई। महिला उद्यमियों में ज्ञान और कौशल होने पर भी कई बार उन्हें विपणन करने का सही तरीका नहीं पता होता, या अपने बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से संवर्धित किया जाए, अगर इसकी रणनीति बनाना उन्हें नहीं आता तो इसमें उन्हें थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और बाज़ार में मौजूद बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करने में उनको कठिनाई महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी उनकी एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं के साथ यह सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें कई सारी भूमिकाएँ अदा करनी होती हैं। उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो उन पे होती है वह होती है परिवार की। उनको व्यवसाय तो चलाना है, लेकिन उनके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी भी कई बार उनको रोकती है उनकी पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाने में। और जिसमें अगर परिवार का सहयोग पूरा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सहयोग में थोड़ी-सी भी कमी होती है तो उनको व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में कई सारी कठिनाइयों से मुखाबित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो एक और दिक्कत है वह है सीमित गतिशीलता। महिलाओं के लिए मोबिलिटी थोड़ी-सी कठिन होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों से मिलना, व्यवसाय के लिए बाहर जाना, या अपने व्यवसाय के लिए अगर कई सारी रिसोर्सेज़ को जुटाने के लिए अलग-अलग जगह जाके बात करनी है, मोल-भाव करना है, इसमें उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी गतिशीलता जो है वह सीमित होती है, और इसके चलते वह उचित नेटवर्किंग नहीं कर पाती और कई सारे अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठती हैं, या उनके हाथ से वो अवसर निकल जाते हैं। इसके
अलावा अगर बात की जाए तो एक चुनौती और है, वह है मध्यस्थों पर निर्भरता। बहुत सी परिस्थितियों में महिला उद्यमियों को मध्यस्थों पर या एजेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि कोई कच्ची सामग्री है, उसके स्रोत बहुत सीमित हैं और वह मध्यस्थों के माध्यम से ही उपलब्ध हैं। तो उसमें महिलाओं को उनसे बात करना, उन पे निर्भरता उनके संचालन को प्रभावित करती है। और संसाधनों की कमी, जिसमें कच्ची सामग्री भी हो सकती है, मानव संसाधन भी हो सकता है, और सबसे बड़ी समस्या तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, वह है वित्तीय संसाधनों की कमी। तो इन संसाधनों की कमी से महिला उद्यमियों को लगातार जूझना पड़ता है। और उत्पादन की लागत, तो जब आपके पास संसाधनों की कमी होती है तो आप अपने उत्पादन का पैमाना नहीं बढ़ा पाते हैं, और उत्पादन का पैमाना नहीं बढ़ा पाए तो आपकी प्रति इकाई लागत ज़्यादा आएगी, उत्पादन की लागत ज़्यादा आएगी। जब आपकी उत्पादन की लागत ज़्यादा आएगी तो आप महंगी वस्तु ग्राहकों को बेच पाएंगे, और आपकी वस्तु अगर महंगी होगी तो उसकी बिक्री थोड़ी सी कम हो सकती है उस वस्तु की अपेक्षा जो कि बाज़ार में उसी गुणवत्ता की है लेकिन थोड़ी से कम दाम पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से महिलाएं जो हैं अपने उपक्रम का पैमाना यदि बढ़ा नहीं पाती हैं तो उस कम या छोटे पैमाने के उत्पादन के चलते उनकी उत्पादन की लागत बढ़ती है, जिसका असर उनकी बिक्री पर सीधे दिखाई देता है। हर व्यवसाय में चुनौतियां होती हैं। बात तो तब है जब आपदा में अवसर ढूंढा जाए और चुनौतियों को अवसर में बदला जाए, और महिलाएं कुछ इसी बात में यकीन रखती हैं। तो कैसे महिलाओं की परेशानियों को, चुनौतियों को, कठिनाइयों को कम किया जाए, और कैसे उनमें उद्यमिता की भावना को और तेज़ी से विकसित किया जाए, जिससे देश भी लाभान्वित हो, वो भी लाभान्वित हों और देश के विकास के पथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, इसके लिए कुछ सुझाव हैं जिन पे आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है सरकारी प्रोत्साहन और अनुदान। यूँ तो सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन और योजनाओं को विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए चला रही है, लेकिन अगर उनकी संख्या और बढ़ा दी जाए तो महिला उद्यमियों की चुनौतियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी योजनाओं को बनाया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए हों। तो काफ़ी हद तक हम महिला उद्यमिता की चुनौतियों को कम कर सकते हैं और उनकी सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर बात की जाए अगला क्या उनको दिया जा सकता है सहयोग के रूप में जो उनकी उद्यमिता की राह को आसान बनाए, वह है कम ब्याज दर पर आसान वित्त उपलब्धता। महिलाओं को क्योंकि वित्त जुटाना थोड़ा सा कठिन होता है और निवेशक भी उनको वित्तीय सहायता देने में हिचकिचाते हैं, तो इसके चलते महिला उद्यमियों को अगर कम ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा प्रदान की जाए तो उनकी वित्तीय कठिनाइयों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और यह उनके लिए मददगार भी साबित होगा। और कई सारे संस्थान हैं, कई सारे बैंक हैं जो इस प्रकार की योजनाओं को आसानी से चला भी सकते हैं और उनको ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा कम से कम वह वित्तीय सहायता उपलब्ध न होने के कारण तो उद्यमिता को न छोड़ें। और इसके साथ ही अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उचित रूप से उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, कैसे विपणन करना है, कैसे अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कैसे उनको व्यवसाय का संचालन करना है, कैसे नेगोशिएट करके मोल भाव करना है, अपने लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने हैं, अगर इसका उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। और उनका मनोबल बढ़ाना, समय समय पर उनसे बातचीत, चर्चा के सत्र, उनकी कठिनाइयों को समझना, उसके उपाय सुझाना उनका मनोबल बढ़ाने का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। पारिवारिक सहायता, हालांकि यूँ तो एक ये पर्सनल फैक्टर है क्योंकि सबका परिवार और उनकी सोच अलग होती है, लेकिन अगर पारिवारिक सदस्यों की भी काउंसलिंग की जाए और उनको भी ये बताया जाए कि उनकी सहायता से एक महिला बहुत आगे जा सकती है, तो यह भी उनको आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और उनकी शिक्षा, तो शिक्षा तो हालांकि सभी चीज़ों का एक बेहतर ज़रिया है। एक महिला शिक्षित होती है तो वह कई सारे लोगों को शिक्षित करती है और फ़ायदा पहुंचाती है। तो अगर उन्हें शिक्षित कर दिया जाए तो वह न केवल उद्यमी के रूप में देश को लाभान्वित करेंगी, बल्कि एक बेहतर सिटीज़न के रूप में भी अपना योगदान देंगी।
और जागरूकता को बढ़ाना तो सभी चीज़ों या सभी मर्ज़ों की दवा कहा जाए तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि योजनाएं कई सारी हैं, संस्थाएं कई सारी हैं, लेकिन महिलाओं को अगर उनका उचित ज्ञान ना हो या जागरूकता की कमी हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए कई सारे जागरूकता शिविर चलाए जा सकते हैं, कई सारी जो चर्चाएं हैं उनको किया जा सकता है, कई सारे सत्र आयोजित किए जा सकते हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है कि कैसे वह अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ा सकती हैं और अपने व्यवसाय को कुशल रूप से संचालित कर सकती हैं। तो उपरोक्त बिंदुओं पे के आधार पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिला उद्यमी यदि चाहें तो आपदा को अवसर में बदल सकती हैं और यह करने का उनमें मादा भी होता है। और महिला उद्यमी किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। उनके द्वारा देश, संस्था, सहकर्मी और समाज सबकी बेहतरी होती है। और ज़रूरत है तो बस इतनी है कि उनकी चुनौतियों को कम करना है, उन्हें अपनी जगह बनाने का भरपूर अवसर देना है। और इसके लिए स्वयं महिलाओं को आगे आना होगा, दूसरी महिला उद्यमियों को उनकी सहायता करनी होगी और ये सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है। और इसी के द्वारा देश का समावेशित विकास भी हो सकता है और सबको बराबरी से बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आज के सत्र में मैं अभी समाप्ति नहीं करूंगी, मैं 2-3 केस स्टडीज़ आपको बताऊंगी जो महिला उद्यमियों की हैं और जिन्होंने अपनी सफलता के परचम को लहराया है। तो सबसे पहली जो सफलता की कहानी है वो है राधिका लखोटिया की, जो संस्थापक हैं स्पेंडिगो सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की। इसका स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। राधिका जो हैं वो ब्रेवरीज से बचे हुए अनाज को पुनः चक्रित करके बनाए गए फिट फ्लोर के साथ खाद्य उद्योग में क्रांति ला रही हैं। उनका यह उद्यम कुपोषण, खाद्य अपव्यय और सामर्थ्य की समस्या को निपटने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी बनाता है। IIM बैंगलोर द्वारा समर्थित और उद्योग जगत के शीर्ष दिग्गज जो हैं वो भी इसको समर्थित करते हैं। उनकी यह पहल प्रभावशाली पोषण समाधानों के साथ स्थिरता का मिश्रण करती है। तो राधिका बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और अपने फिट फ्लोर के साथ न केवल अपनी पहचान बना रही हैं बल्कि अपने इलाके की अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। इसके अलावा आपने शॉप क्लूज़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसकी सह संस्थापक हैं राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल एक बहुत लोकप्रिय उद्यमी हैं जिन्होंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज़ की सह संस्थापक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राधिका अग्रवाल एक लोकप्रिय उद्यमी हैं और वह पहली उद्यमी हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश की हैं और भारतीय महिला हैं। उन्होंने सिर्फ 10 सदस्यों के साथ शॉप क्लूज़ को खड़ा किया और ज़मीन से खड़ा किया। उनकी सफलता की कहानी में एक और बड़ी चुनौती जो रही है वह कुल मिलाकर महिला उद्यमियों के खिलाफ जो रूढ़िवादी सोच रही है वह रही है, जिसको उन्होंने बहुत हद तक तोड़ा है और अपने इस वेंचर के माध्यम से न खुद सशक्त हुई हैं बल्कि देश में अन्य महिलाओं को भी सशक्त होने का रास्ता दिखाया है। और इतनी छोटे से सदस्यों या सहकर्मियों के साथ मिलकर इतनी बड़ी कंपनी स्थापित करना और देश की पहली महिला जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है, यह बहुत ही गर्व की बात है। और शॉप क्लूज़ लगातार अपनी सफलता के नए नए झंडे गाड़ रहा है। इसके अलावा एक और महिला उद्यमी हैं जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आपने लाइम रोड से शॉपिंग ज़रूर की होगी अगर आप महिला हैं तो। उनका नाम है सुचि मुखर्जी। वह एक ऐसे मंच का निर्माण करना चाहती थीं जहां लोगों को बेहद आसान तरीके से खोज कर अपने लिए किफ़ायती जीवन शैली के उत्पाद मिल सकें। तो भारत उस समय दुनिया के लाइफस्टाइल उत्पादों का 21 से अधिक प्रतिशत निर्माण कर रहा था और सुचि जो हैं इस अवसर को भुनाना चाहती थीं और वह यह प्रयास करना चाहती थीं कि सभी वेंडर जो अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को कम लागत पर बना रहे हैं उन सबको एक इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जा सके। और जब वो विदेश में थीं उन्होंने इसका आइडिया डेवलप किया। इस सोच के साथ वो भारत आईं और भारत आने पर उन्होंने अपने 2 पार्टनरों के साथ मिलकर 2012 में लाइम रोड जो कि एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसकी स्थापना की। और यह आज की महिला ऑडियंस को टारगेट करने वाला सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
और उनका जोश कुछ करने का और समाज में अंतर लाने का, बदलाव लाने का ही है, जिसके चलते प्रेरित होकर उन्होंने लाइमरोड की स्थापना की और वह एक बहुत बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस महिलाओं को देने में यकीन रखती हैं और लगातार अपने अच्छे काम से वह अंतर भी ला रही हैं और ये समाज को, महिलाओं को एक संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अगर सोच लें तो संसाधन कभी भी उनकी राह में रोड़ा नहीं बन सकते और उनका जज्बा उन्हें कुछ भी करने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर ये महिलाएं कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपने तीनों केस स्टडीज़ में ये सुना कि तीनों महिलाओं ने बहुत कम संसाधनों में और बहुत कम लोगों के साथ अपने व्यवसाय को छोटे से बहुत बड़े रूप तक आकार दिया। तो अगर उनके लिए ये संभव है तो आप सभी के लिए भी ये संभव है। तो अगर आप महिला हैं, आप महिला उद्यमिता की तरफ जाना चाहती हैं, सिर्फ महिला उद्यमी नहीं, मैं सभी जो लर्नर्स हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको, हम सबको मिलकर देश में उद्यमिता को आगे बढ़ाना है और आपसे अगर कोई जुड़ी हुई महिला उद्यमी है तो उसको आगे बढ़ाइए, उसकी सहायता कीजिए और एक साथ मिलकर देश के विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में हम एक बार फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।